Hi everybody, welcome back to the Excellent. I am Dr. Yogita Jivane. I am an assistant professor in Disha College, Raipur, Chhattisgarh in India. Today we are going to be discussing about sociological perspective of education. This is a part of B.Ed second semester. I hope you all enjoy this video and learn something new. Before moving ahead, please like, share and subscribe to our channel if you haven't already. Today's we will learn about पेरे बोर्ड्यू. पेरे बोर्ड्यू ये एक अच्छे सोशोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और एक अच्छे फिलोसोफर के रूप में थे. पी बोर्ड्यू इन्होंने कल्चर कैपिटल का कॉन्सेप्ट दिया और फ्रांस की सबसे अच्छी शिक्षा प्रणाली के भीतर इन्होंने बच्चों का जो प्रदर्शन होता है, उसका एकेडमिक अचीवमेंट और उसके लेवल के अंतर को इन्होंने स्पष्ट रूप से समझने पर सबसे अधिक बल दिया था. सोशियोलॉजी में ऐसे कम ही होते हैं जिन पर मार्क्स का प्रभाव नहीं पड़ा हो. ऐसे इनमें से एक है पी बर्ड्यू. पी बर्ड्यू पर भी मार्क्स का काफ़ी प्रभाव पड़ा. मार्क्स ने इकोनॉमिक कैपिटल को इन्होंने बताया था, वहीं पी बर्ड्यू ने कल्चर कैपिटल को बताया. मार्क्स ने यहाँ पे कैपिटल को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, वहीं पी बर्ड्यू ने यहाँ कैपिटल को कई प्रकार की कैपिटल बताई, जैसे कल्चरल, इकोनॉमिक, सोशल, सिंबॉलिक, ऐसे कई तरह की इन्होंने कैपिटल बताई. इन्होंने समाज में स्तरीकरण इन्हीं के आधार पर होना चाहिए, इन्होंने ऐसा कहा था. ऐसा नहीं कि पूंजी के आधार पर, केवल पूंजी के आधार पर यदि हम कभी किसी को बांटते हैं तो वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अंतर्गत नहीं आना चाहिए. उन्होंने कहा अगर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का जो आधार है वो इकोनॉमिक, सिंबॉलिक, सोशल और कल्चरल होना चाहिए. इनकी सबसे मोस्ट पॉपुलर बुक जो थी वो थी सोशियोलॉजी ऑफ अल्जीरिया. ये इनकी सक्सेसफुल बुक थी. इसमें इन्होंने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का जो पार्ट था उसके बारे में इन्होंने काफ़ी इसमें डिस्कस किया था. इसके बाद हम इनके लाइफ स्केच के बारे में बात करेंगे. ही वॉज बॉर्न 1 अगस्त 1930 इन सदर्न फ्रांस. हिज फादर वॉज अ पोस्ट वर्कर. लेटर ही मैरिड टू मैरिक एंड हैड 3 sons. ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खिम. ये जो तीनों मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स और इमाइल दुर्खिम थे, ये तीनों से वे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए थे क्योंकि इन्होंने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की थ्योरी दी थी और उनको उन्हें थ्योरी काफ़ी पसंद आई थी और उनकी थ्योरी से ही इन्फ्लुएंस्ड होकर इन्होंने कल्चरल कैपिटल का कॉन्सेप्ट दिया था. इनके मेजर वर्क में है हैबिटस, कैपिटल एंड फील्ड. इसके अलावा इनके कुछ मेजर वर्क और थे, जैसे सोशोलॉजिकल ऑफ अल्जीरिया. ये इनकी काफ़ी पॉपुलर बुक में से एक है जो 1958 में आई थी. इसके बाद नेक्स्ट थी आउटलाइन ऑफ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस जो कि 1972 में आई थी. एंड देन थी द फॉर्म ऑफ कैपिटल 1986. इन्होंने इसमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के साथ साथ कल्चरल कैपिटल पे काफ़ी फोकस किया और उस पर अपनी थ्योरी दी थी. इन्होंने इस पर काफ़ी वर्क किया. काफ़ी दिन तक इस पर वर्क करने के बाद उन्होंने द फॉर्म ऑफ कैपिटल इन्होंने दिया और यहाँ पे कैपिटल के कई प्रकार बताए और यही बताया कि अगर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है तो इनके आधार पर ही होना चाहिए. ये सारे वर्क करते करते इनके बाद इनकी कुछ समय बाद इनकी डेथ हो गई. इनकी डेथ हुई थी 23 जनवरी 2002. पेरिस में इनकी डेथ हो गई थी. इन द सोशोलॉजिकल ऐसे द फॉर्म ऑफ कैपिटल 1985 में इन्होंने द फॉर्म ऑफ कैपिटल लाया और 86 में इन्होंने इसकी एक बुक भी निकाली जिसमें इन्होंने फॉर्म ऑफ कैपिटल के नाम से जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई. 3 कैटेगरीज ऑफ कैपिटल इन्होंने दिया, इकोनॉमिक कैपिटल, सोशल कैपिटल और कल्चर कैपिटल. इन्होंने इन तीनों कैपिटल को बताने से पहले इन्होंने सबसे पहले बताया कि कैपिटल क्या होता है. कैपिटल वह होता है जो समाज में जो हमें क्या करती है, ऊंचा स्थान प्रदान करती है. जैसे ज़मीन, जायदाद, ये सब जिसके पास है वो व्यक्ति क्या होता है, अधिक पूंजीवादी होता है और वो का समाज में काफ़ी ऊंचा स्थान उसको मिलता है. यहाँ पे इन्होंने 3 कैटेगरीज ऑफ कैपिटल बताई है, इकोनॉमिक कैपिटल, सोशल कैपिटल और कल्चरल कैपिटल. इसमें इन्होंने इकोनॉमिक कैपिटल में इन्होंने बताया कि जिनके पास मनी, लैंड, कार, हाउसेस और एनिमल होते हैं वे इकोनॉमिक कैपिटल के अंतर्गत आते हैं. एंड देन नेक्स्ट इन्होंने सेकंड दिया सोशल कैपिटल में इन्होंने बताया कि जिनके पास समाज में स्थान होता है, प्रतिष्ठित नातेदारी होती है, वे सब किसके अंतर्गत आते हैं, सोशल कैपिटल के अंतर्गत. देन नेक्स्ट है कल्चरल कैपिटल में इन्होंने दिया नॉलेज और एजुकेशन स्किल. ये तीनों कैपिटल के ने इन्होंने बताया
कि ये तीनों कैपिटल जिसके पास होती है वो व्यक्ति क्या होता है, कल्चरल कैपिटल को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद इन्होंने द साइकिल ऑफ कैपिटल, द साइकिल ऑफ कैपिटल में इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर ये तीनों कैपिटल अगर उन लोग प्राप्त कर लेते हैं तो इन्हें अपनी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें इन्होंने 3 साइकिल के बताए हैं कि साइकिल से इनको गुजरना होता है, जैसे इकोनॉमिक, कल्चरल और सोशल। अगर व्यक्ति इकोनॉमिक कैपिटल उसके पास स्ट्रांग है तो अपने आप उसको कल्चरल कैपिटल की तरफ मूव करेगा, और जैसे ही उसको कल्चरल कैपिटल की तरफ वो मूव करेगा तो अपने आप वो क्या करेगा, उसका सोशल कैपिटल उसको प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो सर्कल था इसको इन्होंने दिया है कलेक्टिव आइडेंटिटी। यहाँ पे जो सेंस को कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप कर लेता है, जो भी व्यक्ति है अगर इस कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्या करता है, डेवलप कर लेते हैं, तो सोसाइटी में उसका एक अलग ग्रुप पोजीशन बन जाती है। वो अपने आप को क्या करते हैं, आइडेंटिटी करते हैं। जैसे पीपल लाइक अस, ऐसे लोग जिनका समान तरह का लाइफ स्टाइल होता है, लाइफ स्टेटस होता है, ड्रेसिंग सेंस होता है, हम जैसे बोल सकते हैं बिहेवियर, शेयरिंग, सिमिलर एजुकेशंस, बिहेवियर, एसेंट, ये सारी सब चीज़ें जो एक समान होती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे नेल्सन मंडेला, जो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका जिसे कहा जाता है। वेरी पुअर थे, कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट थे, बट वॉज द फर्स्ट ब्लैक सिटीजन हु बिकम प्रेसिडेंट। वो क्या बने, प्रेसिडेंट बने। क्या था इनके पास, इनके पास कल्चरल कैपिटल था, अर्थात उनके पास क्या था, नॉलेज था, तभी तो वो क्या बने, एक प्रेसिडेंट बने। इसके बाद हम लोग देखेंगे कल्चरल कैपिटल। कल्चरल कैपिटल में इन्होंने 3 फॉर्म्स बताए हैं। द फॉर्म ऑफ लॉन्ग लास्टिंग डिपोजिशन ऑफ द माइंड एंड बॉडी एंड पिक्चर्स, बुक, डिक्शनरीज, इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन्स एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती है, कल्चरल कैपिटल के अंतर्गत आती है। यहाँ पर इन्होंने बोला कि कल्चरल कैपिटल क्या होती है, कल्चरल कैपिटल जो सोशल असेट होती है, जैसे एजुकेशन, स्टाइल ऑफ स्पीच, स्टाइल ऑफ ड्रेस, ये सारी सब चीज़ें क्या होती है, ये सब चीज़ें क्या होती है, हमारी कल्चरल कैपिटल होती है। यहाँ पे कल्चरल कैपिटल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एम्बॉडेड कैपिटल, सेकंड है ऑब्जेक्टिफाइड कैपिटल एंड देन थर्ड है इंस्टीट्यूशनल कैपिटल। यहाँ पे एम्बॉडेड कैपिटल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एम्बॉडेड कैपिटल जो होती है वे लोग जो समय के साथ क्या करते हैं, सामाजिकरण होता है, और जिनका शिक्षा के माध्यम से जिसे वो प्राप्त करते हैं, ये सब उनके भीतर क्या होता है, मौजूद होता है। जितना अधिक वे सांस्कृतिक संस्कृति के कुछ रूपों को प्राप्त करते हैं, जैसे भाषा, व्यवहार, दूसरों के साथ बातचीत करना, सांस्कृतिक पूंजी का प्रदर्शन करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, एम्बॉडेड कैपिटल, जिसे हम बोल सकते हैं सन्निहित पूंजी, अर्थात हम ये कह सकते हैं पर्सनालिटी, जो शरीर से संबंधित सारी क्रियाकलाप, हमारे अंदर कितना ज्ञान है, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आता है, एम्बॉडेड कैपिटल में आता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्टिफाइड कैपिटल। ऑब्जेक्टिफाइड कैपिटल में हम बोल सकते हैं कि हमारे पास कितनी लग्जरीज कार है, साज सज्जा हमारी कैसी है, हमारे पास कितने अच्छे कपड़े हैं, हमारे पास कितना अच्छा हाउस है, कितने हमारे पास फर्नीचर्स है, ये सारी चीज़ें हमारी जितनी भौतिक वस्तुएं से ये संबंधित होता है, जो स्वयं अपनी शैक्षिक गतिविधियाँ जैसे बुक्स, कंप्यूटर, नौकरी हम बोल सकते हैं, हमारे घर में जितने भी टिकाऊ साधन हैं, फर्नीचर है, सजावटी सामान है, ये सारे सब है ना हमारे वर्ग, किसी के आर्थिक वर्ग को क्या करते हैं, इंगित करते हैं। यही सब किसके अंतर्गत आता है, ऑब्जेक्टिफाइड कैपिटल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट थर्ड है इंस्टीट्यूशनल कैपिटल। इंस्टीट्यूशनल कैपिटल, इसमें हम बोल सकते हैं कि सांस्कृतिक पूंजी को यहाँ पे मापा जाता है और उसे प्रमाणित करके उसे क्या दिया जाता है, एक रैंक दिया जाता है। शैक्षणिक योग्यता और डिग्री अगर हम लोग देखें तो इसका एक प्रमुख उदाहरण है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो संस्थागत पूंजी की अगर हम लोग बात करें तो संस्थागत पूंजी में इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि इसमें हमारा फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, ये सारी सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। यहाँ पर इन्होंने पी बोर्डियो ने सांस्कृतिक पूंजी का उपयोग इन्होंने बताया कि एक सामाजिक विभाजन, पदानुक्रम और अंततः हम समानता को कैसे दूर करें और उसको कैसे लागू करें, ये सब इसके अंतर्गत
आता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इन्होंने कल्चर कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एम्बॉडेड, ऑब्जेक्टिफाइड और इंस्टीट्यूशनल। इस प्रकार उन्होंने असमानताओं को दूर करने और उसे लागू करने के लिए उसके लिए इन्होंने क्या करा, एक सांस्कृतिक पूंजी को लाया। और यही कारण है कि सांस्कृतिक पूंजी को स्वीकार करना और महत्व देना एक महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण उनके लिए ये कार्य था। इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इन्होंने पी बर्ड्यू के अनुसार सांस्कृतिक पूंजी का सिद्धांत जो है वो सामाजिक रूप से विरासत में मिली आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संस्थानों को संदर्भित करता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारे सामाजिक जीवन को वो सूचित करता है, एक दूसरे के अलावा हमारे समूह को स्थित करता है, हमारे सत्ता विशेषाधिकार और शिक्षा से संबंधित हमारी विचारधाराएं क्या हैं, भौतिक लाभ, हमारी परिसंपत्तियां, ये सब इसको इंगित करते हैं। यहाँ पर जो हमारे समाज के सभी सदस्य होते हैं उनके बीच समान रूप से ये वितरित नहीं किए जाते। यह पूंजी और उसका आवंटन जो होता है वो किसके आधार पर होता है, नस्ल, वर्ग और लिंग, इससे जुड़ा होता है और उसके आधार पर इसका आवंटन होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारे सामाजिक संस्थानों से सब चीज़ जुड़े होता है, जैसे यात्रा, कला और वित्तीय निवेश। जैसे सामाजिक रूप से मूल्यवान और उच्च सांस्कृतिक संसाधनों से सबसे अधिक लोग जो होते हैं वो सबसे शक्तिशाली सामाजिक वर्गों का क्या करते हैं, यहाँ पे प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो पी बर्ड्यू ने कल्चर कैपिटल के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लाया और इन्होंने इस कल्चर कैपिटल में कार्ल मार्क्स से काफ़ी प्रभावित हुए और इन्होंने इस कल्चर कैपिटल से यही चीज़ कही कि कल्चर कैपिटल को यदि व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को इंगित कर सकता है और उसको क्लासिफाइड कर सकता है। यहाँ पर इन्होंने यही चीज़ बताई कि जो हमारी पर्सनैलिटी, हमारा रहन सहन, हमारे खान पान, हमारा फैमिली बैकग्राउंड, ये सब इन सबको इंगित करता है, वही क्या कहलाता है, हमारा कल्चरल कैपिटल होता है। यहाँ पर ये कल्चर कैपिटल जो रहती है वो हमारी सोशल मोबिलिटी को क्या करती है, प्रमोट करती है। जब पी बर्ड्यू फ्रांस में एजुकेशन सिस्टम पर कार्य कर रहे थे तब उनको ये इनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे और तभी इन्होंने यहाँ पे क्या किया था कि इसको रखा था और यहाँ पर इन्होंने कल्चर कैपिटल को लाया। तो इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं कि कल्चरल कैपिटल जो पी बर्ड्यू ने लाया वो आज भी विद्यमान है और आज भी अगर हम लोग देखें तो लोग इसका काफ़ी उपयोग करते हैं और इसके साथ अपने सारे कार्यों को भी इंगित करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सांस्कृतिक संसाधनों में सबसे अधिक लोग शक्तिशाली और सामाजिक वर्गों को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। Thank you all for watching. Please like, share and subscribe to our channel. The next video coming up very soon.